हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स अड्डा के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिकल जो टर्म है वो सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने दिया था, और कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेबी सेज, मतलब कार्ल मार्क्स से पहले जितने भी इकोनॉमिस्ट हुए हैं उन सारे इकोनॉमिस्ट को उन्होंने क्लासिकल बोला। फिर जंप करते हैं 1936 में। क्लासिकल टर्म को पॉपुलराइज किसने किया? कीन्स ने। और कीन्स ने उनसे पहले जितने भी इकोनॉमिस्ट हुए उन सबको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोला। ठीक है। और अगर हम बात करें क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट की, तो ये कोई एक थ्योरी नहीं है जो किसी एक इकोनॉमिस्ट ने दी है। ये इकोनॉमिस्ट जैसे कि एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेवी सेस, माल्थस, कार्ल मार्क्स, इन सबके थॉट्स को और आइडियाज को मिलाकर बनाया गया एक थ्योरी है। और क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है फंडामेंटल आइडिया पे कि इकोनॉमी सेल्फ करेक्टिंग है और वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाएगी लॉन्ग टर्म में, अगर प्राइजेस और वेजेस फ्लेक्सिबल होंगे तो। ये थ्योरी बेस्ड है एजम्पशन जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट एंड लेबर मार्केट, मतलब कि परफेक्ट कंपटीशन होगा प्रोडक्ट मार्केट में और लेबर मार्केट में। परफेक्ट कंपटीशन मतलब बहुत सारे सेलर्स होंगे, बहुत सारे बायर्स होंगे, और प्राइजेस फर्म डिसाइड नहीं करेगा। फर्म प्राइजेस लेगा इंडस्ट्री से, मतलब फर्म प्राइस टेकर होगा। दूसरा एजम्पशन है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, मतलब इकोनॉमी लॉन्ग रन में फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाएगी। तीसरा है लेजर फेयर इकोनॉमी, मतलब कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगा इकोनॉमी में। इकोनॉमी सेल्फ रेगुलेटिंग होगी, इकोनॉमी मार्केट फोर्सेस से ऑपरेट होगी। कैपिटल स्टॉक और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होंगे शॉर्ट रन में, मतलब कैपिटल स्टॉक और टेक्नोलॉजी है जो लॉन्ग रन में चेंज होगा, शॉर्ट रन में इस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेबर होमोजीनियस होगा, ये बेस्ड है सीज लॉ ऑफ मार्केट पे, जो कहता है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, मतलब हम सप्लाई करते जाएंगे और उस सप्लाई की वजह से डिमांड क्रिएट होता रहेगा अपने आप। प्राइजेस और वेजेस जो हैं वो फ्लेक्सिबल होंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा, सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा, और मनी का रोल केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज में है, मतलब रुपए से हम सिर्फ कुछ सामान खरीद या बेच सकते हैं, लेकिन मनी लॉन्ग टर्म में किसी भी वेरिएबल को इफेक्ट नहीं करेगा। क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट दो आइडियाज पर बेस्ड है। पहला है सेज लॉ ऑफ मार्केट, जिसको दिया था जेवी सेज ने, और सेज लॉ ऑफ मार्केट कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इसका मतलब है कि जब भी सप्लाई की जाएगी इकोनॉमी में, तो ये सप्लाई अपने बराबर डिमांड भी क्रिएट करेगा, मतलब जितना सप्लाई क्रिएट हो रहा है उतना डिमांड भी क्रिएट होगा। अब ये स्टेटमेंट जैसे आता है एक चीज क्लियर हो जाती है कि इकोनॉमी में ओवर प्रोडक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों प्रॉब्लम नहीं होगी? क्योंकि जितना प्रोड्यूस मार्केट में आएगा उतने का वो डिमांड क्रिएट करेगा और कोई सामान मार्केट में बचेगा नहीं। अब जेवी सेज ने जब बोला सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, तो उसके पीछे उनकी रीजनिंग थी, जब भी कोई सामान बनाया जाता है तो वो अपने वैल्यू के बराबर इनकम भी जनरेट करता है। जैसे कि हमने सर्कुलर फ्लो में देखा था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या करते हैं, सामान बनाते हैं, और उन्हीं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या मिलता है, फैक्टर इनकम मिलता है। सेम रीजनिंग जेबी सेज ने भी यूज की कि जब प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो अपने वैल्यू के बराबर इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, और यही इनकम वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में खर्च करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि जब भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो गुड्स साथ ही साथ परचेजिंग पावर भी क्रिएट कर रहा है उस गुड को खरीदने के लिए। ठीक है। और मान लो अगर कोई ओवर प्रोडक्शन हो भी रहा है, ओवर प्रोडक्शन कब होगा? जब डिफिशियंसी इन डिमांड होगा, मतलब डिमांड कम होगा और सप्लाई ज्यादा होगी। अब डिमांड कम होने का मतलब क्या हुआ कि लोगों के पास कुछ पैसे बच गए, उन्होंने उस पैसे को गुड्स एंड सर्विसेज पर ना खर्च करके उसको सेव कर लिया। अब अगर कोई सेव कर ले रहा है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट है वो इस सेविंग को सीधा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट कर देगा। मतलब सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। जो हाउस होल्ड सेव कर रहे हैं वो सीधा फर्म के पास इन्वेस्टमेंट के रूप में पहुंच जाएगा ड्यू टू फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट। दूसरा आइडिया था वेज एंड प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। अब मान लो कि इन्वेस्टमेंट के गिरने से एग्रीगेट डिमांड कम हो गया, एग्रीगेट डिमांड कम हो गया, लेकिन फिर भी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि प्रोडक्ट के प्राइसेस तुरंत कम हो जाएंगे, और जब प्रोडक्ट के प्राइसेस कम होंगे तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, जिससे इकोनॉमी फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसेस है वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को बराबर रखेगा, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। अब ये तो हमने देख लिया कि एग्रीगेट डिमांड कम हुआ तो प्राइसेस भी कम हो गए, प्राइसेस कम होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो रहा है, प्राइसेस कम हो रहे हैं, तो क्या प्राइसेस इन्फिनिटी तक गिरते रहेंगे एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई से मीट कराने के लिए? ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो प्राइसेस कंज्यूमर पे कर रहा है वो प्राइसेस इनकम के रूप में फर्म के पास जा रहे हैं, फर्म का वो इनकम है, तो फर्म अपने इनकम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, या करेगी तब तक जब तक उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर हो रहा है। भले वो प्रॉफिट को एक बार जाने भी दे, लेकिन उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर होना बहुत जरूरी है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर नहीं होगा तो वो लेबर को कट करेगी, क्योंकि लेबर क्या है? इकलौता फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है शॉर्ट रन में। तो प्राइसेस को मेंटेन करने के लिए फर्म लेबर को कट करेगी, मतलब लेबर को कम एम्प्लॉय करेगी, मतलब डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगी। अब डिमांड फॉर लेबर कम होगा तो वेज रेट कम हो जाएगा। अब जैसे ही वेज रेट कम होगा फर्म नए लेबर को हायर करना स्टार्ट कर देगी कम वेज रेट पे। देखो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले जब प्राइसेस कम हो रहे थे उसकी वजह से क्या हुआ? फर्म ने अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काटा, मतलब कि लेबर को कम किया। अब लेबर को कम एम्प्लॉय किया तो उसकी वजह से वेज रेट कम हो गया। अब कम वेज रेट पे फर्म को एक सस्ता लेबर मिल रहा है, चीप लेबर मिल रहा है, तो क्या करेगी? फर्म एम्प्लॉयमेंट ज्यादा करेगी, मतलब ज्यादा लेबर हायर करेगी। ज्यादा लेबर हायर करेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन ये वेज रेट जो है वो इनिशियल वेज रेट से कम है, मतलब कि जो पहले वेज रेट था उस वेज रेट से ये वेज रेट कम होगा। अब इस कम वेज रेट पर अगर कोई काम करना चाहता है तो वो काम करेगा, अगर नहीं काम करना चाहता है तो वो वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। मतलब जॉब तो है मार्केट में, लेकिन क्योंकि वेज रेट बहुत कम है तो वो लेबर काम नहीं करना चाहता है। ठीक है, मतलब वो अपनी इच्छा अनुसार चूज कर रहा है कि वो काम नहीं करेगा। समझ में आई बात? अभी तक हमने देखा कि कैसे सेल्स लॉ ऑफ मार्केट और बेस प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से
कि कैसे क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एक सेल्फ करेक्टिंग फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में रहता है। ये बात हुई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि कैसे इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। प्रोडक्शन फंक्शन, अब इसमें एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है। एग्रीगेट प्रोडक्शन को हम y से डिनोट कर रहे हैं, n फॉर लेबर, k फॉर कैपिटल एंड t फॉर टेक्नोलॉजी। तो एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। और यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कैपिटल और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होंगे शॉर्ट रन में, ये केवल लॉन्ग रन में ही चेंज होंगे। अब क्योंकि शॉर्ट रन में कैपिटल और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, तो आउटपुट सिर्फ लेबर के एम्प्लॉयमेंट से ही इंक्रीज होगा। मतलब जितना ज्यादा हम लेबर एम्प्लॉय करेंगे उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्शन होगा या आउटपुट होगा। लेकिन एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर का भी एक लिमिट होगा, और ये लिमिट क्यों होगा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट की वजह से। मतलब कि जैसे जैसे हम ज्यादा लेबर यूज करेंगे फिक्स्ड कैपिटल के साथ, तो टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से, और मैक्सिमम पॉइंट रीच करेगा अपना, और फाइनली डिक्रीज होने लगेगा। सिमिलरली हम देख सकते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के केस में कि जैसे जैसे टोटल आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर का डिक्रीज हो रहा है। फिर जब टोटल प्रोडक्ट अपना मैक्सिमम रीच कर रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जीरो हो जा रहा है। और जब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर नेगेटिव हो रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का स्लोप क्या होगा? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, यही है डिमांड कर्व ऑफ लेबर। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि शॉर्ट रन में एग्रीगेट डिमांड सिर्फ लेबर पे डिपेंड करेगा। दूसरा हम देख लेते हैं लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। अब जैसे कि प्रोडक्शन फंक्शन वाले कर्व में हमने देखा कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो क्या है? डिमांड कर्व ऑफ लेबर। एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म लेबर को तब तक एम्प्लॉय करेगी जब तक वो रियल वेज के बराबर नहीं हो जाते। रियल वेज क्या होता है? नॉमिनल वेजेस, मतलब W अपॉन प्राइस लेवल P। तो हम कह सकते हैं लेबर डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ रियल वेज रेट, और रियल वेज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के बराबर होगा। और लेबर सप्लाई कर्व डिपेंड करेगा इनकम और लेजर के बीच में उसके प्रेफरेंसेस पर। और क्लासिकल थ्योरी अज्यूम करती है कि शॉर्ट रन में लेबर सप्लाई कर्व क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है। अब ये इनकम लेजर कर्व कैसे डिफाइन होता है, ये हम डिटेल में जब माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे होंगे तब पढ़ेंगे। अभी ये बस हम ये समझ लेते हैं कि शॉर्ट रन में जो लेबर सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा ड्यू टू हिज प्रेफरेंसेस बिटवीन इनकम एंड लेजर। अब जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, रियल वेज रेट पे लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में है। एट NF लेवल टोटल लेबर कितने एम्प्लॉयड है? ONF। रियल वेज रेट क्या है? W अपॉन P 0। अगर रियल वेज रेट ज्यादा होगा तो लेबर सप्लाई ज्यादा होगी और लेबर की डिमांड कम होगी, और अगर रियल वेज रेट कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, जिससे कि एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम अराइज होगा, और फिर से रियल वेज रेट अपने इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंच जाएगी। दूसरा प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम। अभी हमने देखा लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम किस लेवल पे है? NF लेवल पे। और उनको रियल वेज रेट कितना मिल रहा है? W अपॉन P 0।
अब ये जो NF लेवल ऑफ लेबर एम्प्लॉयड हैं, ये प्रोड्यूस करेंगे YF लेवल ऑफ आउटपुट, और ये जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा, इसी आउटपुट को हम फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट या पोटेंशियल जीडीपी या एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं। और ये एग्रीगेट आउटपुट यानी कि एग्रीगेट सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, यानी कि पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। अब नेक्स्ट हम कैपिटल मार्केट इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होंगे, यानी कि इक्वल होंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो सेविंग भी इंक्रीज होगा, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगा तो सेविंग भी डिक्रीज होगा। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेविंग के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा। और वहीं पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इसको और डिटेल में। मान लो सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से। अब अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होने लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग भी डिक्रीज होगी। अगर कॉस्ट ऑफ बोरोविंग डिक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, और इवेंचुअली सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग से तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कॉस्ट ऑफ बोरोविंग भी इंक्रीज हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, और इवेंचुअली सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगा। इन दोनों केस में हमने देखा कि एक रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है जो इन दोनों के बीच में इक्वालिटी ला रहा है। मतलब कि कैपिटल मार्केट अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से होगा, और कैपिटल मार्केट इक्विलिब्रियम पे कब होगा? शॉर्ट में अगर हम बोलें, कैपिटल मार्केट इक्विलिब्रियम उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होगा जिस पर डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट बराबर होगा सप्लाई ऑफ सेविंग के। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में यकीन रखते थे। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था कि मनी सप्लाई सिर्फ प्राइसेस को इफेक्ट करेगी, यानी कि मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से सिर्फ प्राइसेस ही इंक्रीज होंगे। इसका इम्पैक्ट रियल फैक्टर जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और इनकम पर नहीं होगा। अगर इसको मैं दो वर्ड में समराइज करना चाहूँ तो सेफली बोल सकते हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट न्यूट्रलिटी ऑफ मनी और डाइकोटॉमी ऑफ मनी में यकीन रखते थे। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग मनी का रोल सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज तक ही लिमिटेड था। जैसे कि हम यहाँ पर फिशर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज के थ्रू देख सकते हैं, एम बी इज इक्वल टू पी वाई, जहाँ पर एम का मतलब है मनी सप्लाई, वी फॉर वेलोसिटी, पी फॉर प्राइस लेवल एंड वाई फॉर इनकम और एग्रीगेट आउटपुट। हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर वेलोसिटी और आउटपुट कांस्टेंट है तो मनी सप्लाई जब हम इंक्रीज करेंगे तो प्राइजेस भी इंक्रीज होंगे। मतलब कि मनी सप्लाई और प्राइस लेवल में पॉजिटिव रिलेशन है कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था कि एग्रीगेट सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। अब मॉडल के इन सारे की एलिमेंट को समझने के बाद हम फुल कंप्लीट क्लासिकल मॉडल देख लेते हैं, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे कि हम देख सकते हैं पैनल ए में लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, जिसमें इंटरेक्शन ऑफ डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर रियल वेज रेट डिटरमाइन कर रहे हैं, और इस रियल वेज रेट पर एनएफ लेवल ऑफ लेबर एम्प्लॉयड है। पैनल बी में हम देख सकते हैं कि एनएफ लेवल ऑफ लेबर वाईएफ लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। पैनल सी में 45 डिग्री ऑफ लाइन ड्रॉ की गई है, जिससे पैनल बी से आउटपुट ट्रांसफर हो रहा है पैनल सी में। पैनल बी में लेवल ऑफ आउटपुट वर्टिकल एक्सिस पे था और पैनल सी में ट्रांसफर होकर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ गया। पैनल डी में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के इंटरेक्शन से प्राइस लेवल डिटरमाइन हो रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल है, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक है। अब हम देख सकते हैं कि प्राइस लेवल P0 पे मनी वेज
W0 है और रियल वेज रेट W0 अपॉन P0 है। अब मान लो इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जा रहा है। अब मनी सप्लाई इंक्रीज होने से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब एग्रीगेट डिमांड अगर अपवर्ड शिफ्ट होगा तो प्राइस लेवल P0 से जंप करके P1 पे पहुंच जाएंगे, मतलब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। अब क्योंकि मनी वेज रेट W0 पे फिक्स है और प्राइस लेवल ज्यादा हो गया है तो रियल वेज रेट क्या होगा, कम हो जाएगा। कैसे, अरे भाई W0 अपॉन P0, ये रियल वेज रेट था पहले। अब अगर P0 से P1 जंप कर गया प्राइस तो रियल वेज रेट क्या होगा, कम होगा ना पहले वाले से। ठीक है। अब रियल वेज रेट कम होने की वजह से लेबर मार्केट में टेम्पररी डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब रियल वेज रेट कम है, इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम भी है, मतलब कि इस रियल वेज रेट पे क्या हो रहा है, लेबर की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अब अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है लेबर की, कम रियल वेज रेट पे, तो कंपटीशन की वजह से मार्केट में, तो कंपटीशन की वजह से क्या होगा, मनी वेज रेट बढ़ने लगेगा, W0 से W1 हो जाएगा और अपने ओरिजिनल लेवल पे पहुंच जाएगा जहां पे पहले था W0 अपॉन P0, और नया रियल वेज रेट क्या होगा, W1 अपॉन P1। अब क्योंकि इकोनॉमी ने क्विकली रिस्टोर कर लिया अपने आप को, इससे ना तो रियल वेज रेट पे कोई असर पड़ा, ना ही एम्प्लॉयमेंट पे और ना ही आउटपुट पे। मतलब कि इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से इकोनॉमी में जो रियल फैक्टर्स हैं उन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, इकोनॉमी अपने आप को रिस्टोर कर लेगी एट द इनिशियल लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। थैंक यू सो मच।